Today's chapter is the foundation of mechanics. बुक में ऐसा कोई चैप्टर का नाम नहीं दिया है। किसी बुक में लिखा है फोर्सेस, किसी बुक में लिखा है इक्विलिब्रियम एनालिसिस, किसी बुक में लिखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करके इसको शुरू कर देता है। ठीक है, तो अलग अलग बुक में सेम चीज़ को अलग अलग नाम से पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको हाईलाइट नहीं करने के कारण मैकेनिक्स डिफिकल्ट लगता है। और ये मैकेनिक्स ऐसा चैप्टर है कि करीब करीब 70% ऑफ योर सिलेबस विल बी कवर्ड बाय दिस। और इसकी जो फंडामेंटल्स है ये सारे यूज होंगे आपको क्लास 12 में भी। तो हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कशन करेंगे, लिखेंगे थोड़े थोड़े से, क्योंकि कोई शॉर्ट नोट तो नहीं पूछने वाला है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है खाली उसको लिखेंगे, बाकी सारा चीज़ हम लोग सुन लेंगे। चलो पहले समझते हैं कि व्हाट इट मीन्स बाय इक्विलिब्रियम, इसको लिखेंगे। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, कब कहेंगे कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है? तो इस चैप्टर का नाम मैं कुछ ऐसे देता हूँ, फोर्सेस। चलिए, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं पूरा। कोई बॉडी के ऊपर फोर्स आ रहा है तो कैसे फोर्स आ रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा, है ना। तो पहला चीज हुआ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ए बॉडी इज said to be in translational equilibrium. Translational equilibrium if it has no acceleration. Here is a term called translational, और उसके पैरेलल में और एक टर्म है कॉल्ड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन थोड़ा सा बताते हैं, आगे आगे पढ़ेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं? जिसमें किसी भी पॉइंट ऑफ मोशन पे बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है। हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है तो आप कहोगे ट्रांसलेशनल मोशन। कभी कभार मिसकंसेप्शन के कारण ट्रांसलेशनल मोशन को लोग लीनियर मोशन कह देते हैं। लीनियर मोशन नहीं है। लीनियर मोशन मीन्स मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल कर्व्ड पाथ में जाते हुए भी उसका ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। कुछ नहीं लिखेंगे, खाली समझेंगे। जैसे मान लो कि ये कोई रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कर्व्ड पाथ है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक डंडा है, वो यहाँ पे चलने लगेगा। अब ये डंडा जब इसमें चलने लगेगा, ये ऐसा ऐसा करके चल रहा है, तो सोचो वो डंडा कभी यहाँ पे था और थोड़ी देर के बाद वो आके यहाँ पे था। मान लो कि थोड़ी देर के बाद वो आके यहाँ पे था और वो ऐसे जा रहा था। द डंडा वाज मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ। पर किसी भी समय पे, इस समय पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी अगर इधर को है जितना है, इसका भी वेलोसिटी इधर को है उतना है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर को है इतना है। हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर है। इधर है इसका, इसका इधर, इसका इधर। ये पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा है। हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर है तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में? रोटेशनल मोशन किसको कहेंगे? जैसे मान लो कि ये कोई एक बॉडी कर्व्ड पाथ है और मान लो कि एक डंडा है। इस डंडे को मैं घुमाना चाहता हूँ। चलो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो क्या हो रहा है देखो। हो सकता है कि ये डंडा मूव कर रहा है और हम ये कहेंगे कि एक समय में डंडा ऐसे था और दूसरी समय में आप देखोगे कि ये डंडा आके कुछ यहाँ पे पहुंचा है। सपोज इट इज ऑल्सो मूविंग, सॉरी इट इज ऑल्सो मूविंग, बट इसका मोशन कुछ अलग हो रहा है। कुछ समय के बाद ये डंडा आके कुछ यहाँ पर है और इसका मोशन कैसा है? हम कहेंगे इसका ये पोजीशन ऐसा है। सोच लो, डंडा पहले इस पोजीशन पे था, फिर इस पोजीशन पे और फिर इस पोजीशन पे डंडा ऐसे मूव कर रहा है। इसमें हर एक पार्टिकल का, बॉडी का हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर नहीं है। देखोगे जितनी समय में ये वाला एंड यहाँ से यहाँ तक गया है, उतनी समय में ये वाला एंड यहाँ से यहाँ तक गया है। ऑब्वियसली दोनों का स्पीड डिफरेंट है। सो दिस इज नॉट ए ट्रांसलेशनल मोशन, दिस इज रोटेशनल मोशन। इंटरेस्टिंगली ये वाला पॉइंट जितना एंगल घुमा है, ये वाला पॉइंट उतना ही एंगल घुमा है, ये वाला पॉइंट उतना ही एंगल घुमा है, लेकिन डिस्टेंस कुछ अलग अलग है। इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन।
तीसरी मोशन क्या है, दोनों का मिला जुला ट्रांस रोटेशनल मोशन। मान लो कि ये बॉडी ऐसे घूमते 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 इसके ऊपर जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो 3 किस्म की मोशन हुए, इसके अलावा कोई चौथा मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ, तो हम क्यों इतनी गहराई में जाए, हमें ये सब चीजें पढ़ने के लिए हमारे पास एक चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जो काफी 2-3 महीने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है, काफी देर में आएगा। और इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, आप लोगों के लिए इजी रहेगा क्योंकि ज़्यादा अंदर जाते नहीं, ऊपर ऊपर जाओ तो सब चीज़ इजी लगता है कि नहीं, अंदर जाने से डिफिकल्ट लगता है। खैर, कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे फॉर रोटेशनल मोशन, कहेंगे कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है अगर उसके पास कोई रोटेशनल एक्सीलरेशन नहीं है। इन जनरल कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है मतलब उसके पास कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, ना लीनियर एक्सीलरेशन है ना रोटेशनल एक्सीलरेशन है। तो 2 पार्ट करके पढ़ा रहे हैं, अभी आपका रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व नहीं हुआ है हमारे डिस्कशंस में, तो मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल पार्ट को ही इंपोर्टेंस दे रहा हूँ। जो रोटेशनल पार्ट को इंपोर्टेंस देंगे तो फोर्स के साथ साथ टॉर्क और मूवमेंट ऑफ ए फोर्स भी आ जाएगा। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन पार्ट पार्ट करके करते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सीलरेशन। When a body has no acceleration, the body can have 2 states. Either it is at rest or it is moving with constant velocity. Either the body is at rest or it is moving with constant velocity. A book is kept on a table. क्या कहोगे? It is in equilibrium. A car is moving with constant velocity. It is also in equilibrium. समझ में? अच्छा। अब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये उसका इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या होते हैं? पहला होता है नहीं, पहला वाला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक और स्टेबल का मतलब एक ही है? हाँ, बताते हैं। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या है ये 3 चीज? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तीनों केस को समझने की कोशिश करेंगे। आप बोले स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब यही इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो कोई बॉडी एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलग अलग किस्म के होते हैं। यही जो इक्विलिब्रियम की बात करें, ये स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल। ध्यान रहे, आपको कोई भी इसके ऊपर शॉर्ट नोट नहीं पूछेगा। व्हाट यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई पूछने वाला नहीं, समझने वाली चीज है, समझ लो, काम में लगे। आप अभी बोले बुक लाइंग ऑन द टेबल, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हाँ, नहीं, बुक लाइंग ऑन द टेबल इज नॉट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो डिपेंड करता है बुक कैसे रखा है, बता रहे, जस्ट वेट, आई एम कमिंग टू दैट। कोई भी बुक रेस्ट में है या फिर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो हम उसको कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जाता है। खैर, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई आपको शॉर्ट नोट नहीं पूछेगा, बताओ व्हाट यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट यू मीन बाय अनस्टेबल, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला। समझने वाली चीज़ है, समझ लो, चीज़ों को यूज करेंगे क्योंकि बुक में इतना क्लियरली दिया नहीं, स्कूल वाले भी पढ़ाते नहीं। अब देखो, सपोज हम कहेंगे कि ध्यान से देखना थोड़ा बेटा, मैं फंडामेंटल जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बलबुत्ते पर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, कहीं कुछ मिस हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बी केयरफुल। यहाँ पर हमारे पास, चलो मानते हैं कि कोई एक कोनिकल बॉडी रखा है। सपोज मान लो कि ये कोई एक कोन है, ये जमीन पे रखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। चलो सोचते हैं कि ऐसा ही एक कोन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा दूसरे तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ। आई कीप इट इन ए डिफरेंट वे, उल्टा कर देते हैं। लेट अस कीप इट लाइक दिस, ये भी इक्विलिब्रियम में है। और लेट मी गिव यू ए थर्ड केस ऑफ एन स्फीयर। सपोज हम कहेंगे एक स्फीयर है जो कि यहाँ पे रखा हो। ऑल द 3 बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, ये तीनों रेस्ट में है। लेकिन ये वाला पहला वाला बॉडी को अगर हम थोड़ा सा धक्का दे देते हैं तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे तो फिर से खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? इसको कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। When you give a small disturbance force और a small displacement और छोड़ दो तो फिर से वापस आ जाता है, तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, गिर जाएगा,
इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सारी चीजों को। कोई बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, वापस खड़ा हो जाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा धक्का मारो, अपना पोजीशन छोड़ के भाग जाता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरे के सोचो, ये तीसरे की केस में तो और निराला है। अगर हम इस बॉडी को थोड़ा, मैं फिगर को छोटा करना चाहूंगा। अब सपोज ये जो स्फीयर रखा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो क्या होगा? यू विल नोटिस द स्फीयर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल अमाउंट, और जहां छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा, ना गिर जाएगा ना वापस आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। फिर मार्जिनल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, बहुत सारे किस्म के इक्विलिब्रियम में, इसमें से आपका पूरा क्लास 11 का बात निपट जाएगा, इसलिए बात ज्यादा अंदर नहीं जा रहा। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? जिसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ने से वापस खड़ा हो जाता है, पुराना पोजीशन ले लेता है। हम लोग डेफिनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, हमें समझ में तो आ रहा है ना। थोड़ा सा धक्का दो, वापस खड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा धक्का दो, अपना पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम छोड़ के गिर जाएगा। इसको थोड़ा सा धक्का दो, ना गिर जाएगा ना वापस आएगा, जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा, तो हम कहेंगे ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया? तो ये तीनों की केस में फिगर बनाए, हम देख लिए कि ये वाला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये वाला है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में फिर से हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में फिर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तब इसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में धक्का दो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में धक्का दो तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है। ऐसे करके इसके बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम उसके बारे में नहीं जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स। फोर्स के बाद आएंगे जब एनर्जी में, और इन चीजों को फिर से देखेंगे, तब एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। क्या अभी आप लोगों को ये तीन चीज समझ में आया कि इक्विलिब्रियम का मतलब नो एक्सीलरेशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ो वापस खड़ा हो जाएगा नहीं, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ो तो गिर जाएगा, अपना पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम छोड़ के भाग जाएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ो, जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा, वो ना आगे जाएगा ना वापस आएगा। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया, मेरे को इस एग्जाम्पल की बात बताओ। सपोज हम कहेंगे कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे कोई एक फ्लोर दिखने में कुछ इस शेप का है, ध्यान से देखना मेरा बेटा, कोई फ्लोर इस शेप का है, ऐसे टेढ़े मेढ़े शेप का फ्लोर है, और चलो इस फ्लोर पे हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा है, और एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे भी रखा है, एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे भी रखा है। तीनों ब्लॉक रेस्ट में है, ए बी सी, ऑल दी थ्री ब्लॉक्स आर रेस्ट, तीनों इक्विलिब्रियम में है, लेकिन तीनों के साथ एसोसिएटेड इक्विलिब्रियम आर डिफरेंट। क्या बता सकते हो ए के साथ एसोसिएटेड इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल? अनस्टेबल, क्योंकि थोड़ा सा धक्का दो फिसल के भाग जाएगा, तो बन गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बी को थोड़ा धक्का देके छोड़ो वापस आ जाएगा अपनी जगह, तो ये बन गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको थोड़ा धक्का दोगे तो न्यूट्रल। समझ में आया क्या? यस, ए स्टैंड्स फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, B stands for stable equilibrium, C for neutral equilibrium। चलिए मैं आपको और एक केस देता हूँ बस जानने के लिए। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्यूब है, इतना बड़ा सा एक ट्यूब है ऐसा, और ये ट्यूब की दोनों तरफ क्या करें हम लोग, दो ठो चार्ज बॉल रखे हैं। ये एक चार्ज बॉल है और सिमिलर बॉल इधर भी रखे हैं, ध्यान से देखना। ये कैसा चार्ज है? ये इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों बॉल फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। और आप जानते होंगे, इतना छोटे छोटे चीज तो जानते होंगे, लाइक चार्जेस रिपीट, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। समझ में आया? और ये दोनों चार्ज जो है बराबर है, ये जितना चार्ज है ये उतने ही चार्ज है। अगर इसके अंदर में एक नेगेटिव चार्ज बॉल को इक्विलिब्रियम में रखना चाहूंगा तो कहां पे इक्विलिब्रियम में रखूंगा? नेगेटिवली चार्ज बॉल।
तो सोचो कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉल को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो पक्का ये इक्विलिब्रियम में रहेगा बीच में। क्यों? क्योंकि ये जितना जोर से खींचेगा ये उतनी जोर से खींचेगा, ये इक्विलिब्रियम में। तो नेगेटिवली चार्ज बॉल, ये नेगेटिवली चार्ज बॉल है, सॉरी ये नेगेटिवली चार्ज बॉल है और ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज खींच रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज खींच रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज दूर से होने से धीरे से खींचता है, पास होने से जोर से खींचता है, ये सबको मालूम है। अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि दोनों बॉल जो है इसको खींच रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज इधर को खींच रहा है तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज इधर को खींच रहा है और नेट फोर्स 0 होने के कारण ये अपनी जगह इक्विलिब्रियम में। सोचना है और बताना है कि ये जो इक्विलिब्रियम में है नेगेटिव चार्ज बॉल, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तरीका क्या है? थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। अगर अपना ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, भाग गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां छोड़ दिए वहीं रुक गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फाइन, चलिए सोचिए अब ये बॉल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि मिड पॉइंट में है। क्या आप में से कोई मेरा मदद कर सकता है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर को डिस्प्लेस कर दूंगा तो दो जो फोर्स F1 F2 पहले थे ये दोनों एक दूसरे के बराबर थे, इक्वल थे और अपोजिट थे, तो ये बॉल इक्विलिब्रियम में था क्योंकि नेट फोर्स 0 था। अरे भाई एक्सीलरेशन 0 होना है, कब होगा? जब नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 था, जैसे भी इसको थोड़ा सा इधर को डिस्प्लेस कर दिया, क्या लग रहा है ये F2 फोर्स किसके लिए था? ये खींच रहा था। F2 बढ़ेगा कि घटेगा? पास आ गया, पास आ जाएगा तो जोर से खींचेगा, F2 बढ़ जाएगा और F1 घट जाएगा। मतलब जब ये बॉल को लाके आप यहाँ पे छोड़ोगे ये वाला फोर्स ज्यादा तगड़ा हो जाएगा और ये जो दूसरा वाला फोर्स था इधर को F1 ये थोड़ा वीक पड़ जाएगा। तो क्या ये बॉल वापस आएगा कि यहीं रुक जाएगा कि भाग जाएगा? क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया, ये भाग जाएगा। मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम में है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रहा है कैसे एनालिसिस हो रहा है? चलिए मैं केस को, क्या सबको समझ में आया वाला चीज? सबको? यस। चलिए अगर समझ में आया हाथ उठाना, बोलना मत। अब मैं केस बदल देता हूं। अभी ये अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉल होता तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। ये चार्ज मान लो इसका नाम है Q1 और चार्ज है Q, इसका नाम है Q2, इसका चार्ज है Q। Q1 इसको पुश कर रहा होगा F1 में, Q2 इसको पुश कर रहा होगा F2 में और ये इक्विलिब्रियम में है। F1 किसका फोर्स है? Q1 का फोर्स है। नहीं, अभी ये इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है। बताओ ये जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल है कि अनस्टेबल है? सोचो, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा इधर को डिस्प्लेस कर देता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा इधर को डिस्प्लेस कर दूंगा तो ये यहाँ पे अगर ले आऊंगा कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा? F1 की F2 तो इसके लिए है, F2 छोटा रहेगा, ये रिपेल कर रहा है, F1 ज्यादा हो जाएगा। क्या ये भागेगा कि वापस आएगा कि जहां था वहीं खड़ा हो जाएगा? वापस आ जाएगा। मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बस यही लिखेंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम इसको ऐसे कुछ लिखेंगे, 1 मिनट। मान लो कि यहां पर चार्ज Q है, स्मॉल q है, when Q is negative, it is in कौन सा इक्विलिब्रियम? जब ये नेगेटिव था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। when Q is negative, it is in unstable equilibrium. And when Q is positive, it is in stable equilibrium. चलिए ये था एक चीज। ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे चीज सीखेंगे, सबको जोड़ेंगे और चैप्टर बढ़ेगा। अभी मैं आपको समझाया व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स। ये जो फोर्स है दुनिया में ढेर सारे किस्म की फोर्सेस है। अगर हायर लेवल की थिंकिंग के साथ सोचे तो जो फोर्स है वो सिर्फ 2 किस्म का है।
एक है, कोई फोर्स का नाम आप जानते हो क्या? बहुत सारा फोर्स है भाई। अब कोई बॉडी को पुश कर रहे हो तो पुशिंग फोर्स है, पुल कर रहे हो तो पुलिंग फोर्स है, मैग्नेट लगा के कोई आयरन नेल को खींच रहे हो तो मैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज लगा के किसी चार्ज को रिपेल कर रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अर्थ किसी मास को खींच रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग किसी ब्लॉक को खींच रहा है तो स्प्रिंग फोर्स है, पानी में प्लास्टिक बॉल ऊपर ढकेल दिया बुआंट फोर्स है। There are hundreds of varieties of force. Nuclear forces are also there. Many forces are there. इतने सारे जो फोर्स है उसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जिसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या? नो नो, अरे कहाँ सेंट्रीपिटल, क्या हमारे नो नो, दो फोर्स, एक तो हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया में दो ही किस्म की फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं ये स्टेटमेंट हर साल बच्चों को पढ़ाते वक्त पहले बताता हूँ क्योंकि एक बार ये एम्स का एंट्रेंस में आ गया। ठीक है, दुनिया में जितने सारे फोर्स के हम आप जानते हो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सर क्या है, मैं कोई पेन को पुश कर रहा हूँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे हो गया? नो नो, योर पुशिंग फोर्स इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कैसे? जब आप इसको पुश कर रहे हो, सोचो माइक्रोस्कोपिक व्यू से, व्हाट इज हैपनिंग? द एटम्स एट द टिप ऑफ योर फिंगर आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, the atoms at the tip of this pen are also having electrons. Electrons are pushing electrons. है कि नहीं? इसलिए तो दूर जा रहा है। How you are touching? आपको लग रहा है मेरा उंगली इसको टच कर रहा है, कैसे टच करेगा यार तेरा उंगली? क्या कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को टच कर सकता है? दो एटम को पास लाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टच करेगा, नहीं तो फिर टकरा जाएगा। ऐसे घूम के आ रहा था, ऐसे घूम के आ जाता, फेंका जाएंगे दोनों, न्यूक्लियस बेचारा बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले लिया, कोई ले लिया। ऐसा नहीं होता है कभी, नहीं। दे नेवर टच ईच अदर, दे मेक बॉन्ड्स। वो केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होंगे नहीं? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे करके बॉन्ड्स बनते हैं, है ना? तो मैं क्या बोल रहा था, जितने सारे किस्म की वो कांटेक्ट फोर्स है, टच करके बॉन्ड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। समझ में? उनके बाहर और एक फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। Force between two magnets is a electromagnetic force. Force between two charges is also an electromagnetic force. थोड़े बड़े हो जाओ तो पता चलेगा कि there is no different terms like electrostatic and electromagnetic. कोई मैग्नेट को ऐसे मूव करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कोई चार्ज को ऐसे मूव करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। पढ़े होगे ना, करंट फ्लो करता था तो मैग्नेटिक फील्ड बनता था। किसी बार में एम्पियर्स लॉ वगैरह पढ़े होगे तुम लोग, नहीं? हाँ, तो वो सारे एक घर के हैं, नाम अलग अलग है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो उनकी घर से बाहर कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कभी एक बार ये क्वेश्चन आया था, फाइंड द ऑड मैन आउट करके, ऐसे चार फोर्स दिया था। क्या क्या दिया था? फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, बुआंट फोर्स, टेंशन इन ए थ्रेड, वेट ऑफ ए बॉल। वेट ऑफ ए बॉल इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को अलग करना था, बाकी तीनों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कभी एक बार आ गया तो हम हर साल बताते जा रहे हैं। देखो कितना मुश्किल है। एक बार क्वेश्चन आ गया, हम हर साल बच्चों को यही बताते हैं कि फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। एक हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हुआ ग्रेविटेशनल। हम लोग नहीं लिखेंगे, सुन लिए, समझ लिए, भूल जाओ। अभी आपके लेवल में वापस आओ। आपके लेवल में फोर्स दो किस्म का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया? एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जानते हो, कोई बॉडी को टच करके कोई फोर्स देते हो तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। बिना टच किए नहीं तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। कोई मैग्नेट कोई आयरन नेल को खींच रहा है, कौन सा फोर्स होगा ये? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं, वेट ऑफ ए बॉडी ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं, कोई थ्रेड में खींच के टेंशन क्रिएट करो, वो क्या बनेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं, स्प्रिंग किसी ब्लॉक को खींच रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो किस्म के फोर्स होते हैं। अब जब वो फोर्स के बारे में जानेंगे तो हमें और भी डिटेल्स में देखना पड़ेगा कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारा अभी क्लास 11 में जो आएगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। 12 में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सारा जुड़ जाएंगे। अभी 11th में क्योंकि वो सब चैप्टर नहीं है तो नॉन कॉन्टैक्ट की फोर्स के रूप में हमारे सामने एक ही फोर्स आएगा, वेट ऑफ द बॉडी। देयर इज नो अदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वेराइटीज क्या आएंगे, समझ में आया? ठीक है, तो फोर्स दो किस्म के हुए, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चाहे कॉन्टैक्ट फोर्स हो, लिखेंगे जो लिखने के लायक है मैं लिखूंगा, आप लोग हड़बड़ाओ मत, कोई शॉर्ट नोट नहीं पूछने वाला। ये सब जानने वाली चीजें, जान लो तो चैप्टर आसान हो जाएगा। अननेसेसरी नोट्स लंबा हो जाएगा, फायदा क्या है? हाँ, अभी किसी फोर्स के बारे में, किसी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहा है, वो कैसा इफेक्ट दिखाएगा, वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ ए फोर्स व्हिच अफेक्ट्स द मोशन ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स आया, नहीं,
कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आया, उस फोर्स का इफेक्ट उस बॉडी के ऊपर क्या होगा जानने के लिए फोर्स के बारे में 3 चीज जानने की जरूरत होता है। एक तो हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा तो जोर से धक्का मुक्का मारेगा नहीं। दूसरा हुआ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इधर को हुआ तो इधर को ले जाएगा, इधर को हुआ तो इधर को ले जाएगा। तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो कि बुक में हाईलाइट नहीं करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको मेरी उंगली से 2 न्यूटन फोर्स से पुश करूंगा, चलेगा? अब बोलेगा हाँ चलेगा। मैं जाके आपकी आंख पे पुश कर दूंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कहीं दूसरी जगह पुश करो 2 न्यूटन कुछ नहीं होता, चलेगा। एग्जैक्टली दैट वे। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, इस बॉडी के ऊपर हम एक फोर्स लगाने वाले हैं। अगर हम इधर को फोर्स लगाएंगे तो ये इधर जाएगा, इधर को लगाएंगे तो मोशन इधर को होगा। ये बॉडी का मोशन कैसा होगा डिपेंड करता है फोर्स का डायरेक्शन के ऊपर। छोटा सा फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे जाएगा, बड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो जोर से जाएगा, तो हम कहेंगे इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड। अब सोचो इस बॉडी के ऊपर मैं एक फोर्स लगाना चाहता हूं राइट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में मैं एक फोर्स लगाना चाहता हूं। अगर इस पॉइंट में फोर्स लगाऊंगा जो कि इसका मिड पॉइंट है, हो सकता है कि ये जो बॉडी है ये बॉडी कुछ ऐसा चलने लगेगा, है कि नहीं? हो सकता है कि ऐसे चलेगा। बट इंस्टेड सपोज हम कहेंगे कि हम ये फोर्स को यहां पर लगाने की बजाय यहां पर लगाया, क्या ये बॉडी अब भी ऐसे ही चलेगा? नहीं, इसका मोशन तो कुछ दूसरा हो जाएगा। कैसे? ये दिस बॉडी विल गो समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? इसका मोशन कुछ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, इधर वाला ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा, इधर वाला कम टेढ़ा हो जाएगा। सेम फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल गया तो फोर्स का इफेक्ट भी बदल गया, मोशन भी बदल गया। तो अब से आप मन ही मन में एक चीज को ध्यान रखना, जब भी आपके सामने कोई भी फोर्स आएगा, कोई भी फोर्स, इट मे बी बुआंट फोर्स, इट मे बी मैग्नेटिक फोर्स, इट मे बी कूलम्बिक फोर्स, इट मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स, इट मे बी टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी फोर्स आया तो फोर्स के बारे में 3 चीज जानने की पता करना कोशिश करना। एक हुआ उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, जो लोग उसमें ज्यादातर लोग ध्यान दे देते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं, हाँ पता चल गया फोर्स। नहीं, ध्यान रखना है कि कौन सा पॉइंट में आ रहा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। समझ में आया? तो कोई भी नया फोर्स हमारे सामने आएगा, अब तुरंत मुझे 3 चीज पूछना, सर बताइए उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे पता करेंगे, कौन सा पॉइंट में आएगा। जैसे मैं कहूं कि कोई एक ऐसा शेप का बॉडी को मैं पानी में डुबो दिया, क्या इसके ऊपर बुआंट फोर्स आ रहा है? आ रहा है। कौन सा पॉइंट में? हमें मैग्नीट्यूड मालूम है, डायरेक्शन भी मालूम है, अपवर्ड होगा, कौन से पॉइंट में आएगा इसको कोई बताया नहीं, कोई पूछा नहीं, लेकिन वो जानना जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हर एक केस में बताएंगे, समय आएगा चैप्टर। तो मैं बताना ही चाहता हूं कि जब भी कोई फोर्स हमारे सामने आएगा हम 3 चीज जानने की कोशिश करेंगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक, तो ये जो चीज है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैं इस चीज को लिखवाऊंगा आपको। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स on a body depends on magnitude, direction and point of application of force। कोई फोर्स का किसी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, सिर्फ 3 चीज, इसके अलावा और कोई चौथा चीज नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कौन सा पॉइंट में आ रहा है। अच्छा, अब फोर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या आप मुझे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की 1-2 एग्जांपल बता सकोगे जहां पर कोई बॉडी किसी दूसरे को टच नहीं कर रहा है? कोई बॉडी किसी को, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ बढ़िया है, आप तो जानते हो। एग्जांपल्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एटसेट्रा। कॉन्टैक्ट फोर्स जो टच में आने के कारण होता है,
फ्रिक्शनल फोर्स Frictional force. नहीं, Yes. टेंशन इन ए थ्रेड, Yes. फ्रिक्शनल फोर्स, पुशिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स, कोई चीज को पुश करो पुल करो, स्प्रिंग फोर्स, तो हम कहेंगे ये इसमें क्या क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैकेनिक्स शुरू हो गया, मतलब बेटे जवान हो गए, अब बच्चों जैसे हरकत मत करना, नाउ बिहेव मैच्योरली, क्योंकि चीजें अभी काफी डिफरेंट होने वाला है ना। काइनेटिक्स में काफी चीजें आप लोगों को पहले से जानकारी था, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए रगड़ के चल रहे थे। अब सारे चीज नए नए लगेंगे आपको, ठीक है, इसलिए मेरा केयरफुल रहना। मैं भी पूरा कोशिश करूंगा कि आपका सारा फंडामेंटल क्लियर करें। जिनको बढ़िया से समझ में नहीं आया या फिर कुछ छूट रहा, यू मस्ट रीड योर नोट्स। और जो बहुत लेजी बच्चे होते हैं, बढ़िया से नोट्स नहीं बनाते, दे मस्ट वॉच द वीडियो अगेन एंड कम। बट मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वीडियो को बार बार देखो, एक बार देखो, ध्यान लगा के देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स को पढ़ो, अपना नोट्स को पढ़ो, क्योंकि वीडियो को देख के जब नोट्स बनाओगे, सारा चीज जो मैं लिख रहा हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं, काफी चीज आपको आता है, थोड़ा सा कुछ लिखना है। लेकिन वीडियो को देखोगे तो पूरा देखना पड़ता है कि नहीं, 2x स्पीड में देखोगे तो हो सकता है कुछ स्किप हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को देख के नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाते वक्त वही सब चीज लिखना है जो नया है आपके लिए। जो फिर आता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम का लिखने की क्या जरूरत है। तो इसलिए वीडियो को देख के अगर दो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, दोनों का नोट्स अलग अलग होगा उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से। कोई सारा चीज लिख रहा होगा क्योंकि उसको पहले से कुछ नहीं आता था, किसको बहुत कुछ आता था तो थोड़ा सा कुछ लिखेगा, है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए नोट्स बनाओ और बार बार नोट्स को पढ़ना। कॉन्टैक्ट फोर्स में आया फ्रिक्शनल फोर्स, आप कहोगे स्प्रिंग फोर्स, ये सारा फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सारा का सारा फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। खैर, हमारे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में वेट आएगा और कॉन्टैक्ट फोर्स आया, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब अगर हमें कोई पूछा कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर कितना तो फोर्स आ रहा है, बस सोचने की तरीका होगा कि किसके साथ कांटेक्ट के कारण कुछ फोर्स पा रहा होगा। देखना पड़ेगा जिसके साथ कांटेक्ट में है उनके चलते कांटेक्ट फोर्स आ रहा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स में तो वेट है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. जिसके साथ कांटेक्ट में उतने तो फोर्स आ रहे हैं। पेन को मैं ऐसे पकड़ के रखा हूं, पेन को मैं ऐसे पकड़ के रखा हूं, कितने तो फोर्स है भाई, इस उंगली के साथ कांटेक्ट में ये फोर्स दे रहा होगा, Yes, sir. इस उंगली के साथ भी कांटेक्ट में ये भी फोर्स दे रहा होगा, और वेट 3 फोर्सेस। समझ में आ रहा ना? Yes, sir. चलिए कांटेक्ट फोर्स को थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलिए सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो भी फोर्स होगा क्या? ये तो प्रेशर तुम बोल ही रहे हो, तो फोर्स कैसे हो गया भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते जो फोर्स होगा वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। समझ में आया क्या? हाँ, प्रेशर एंड फोर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, आपको मालूम होगा। खैर, पॉइंट नंबर 3, फोर्स को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। वक्त हम ये सब एडजेक्टिव को क्लियर करेंगे। थोड़ी देर में जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज इंटरनल फोर्स, है ना। वो चीजों को वक्त आने पर पढ़ाएंगे। अभी फोर्स का ये वाला कैटेगराइजेशन हमारे काम में आ रहा है। जैसे मान लो स्कूल में आप बाथरूम बना रहे हो, आपको क्या चाहिए? बॉयज टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट, लड़का लड़की के हिसाब से टॉयलेट बनाना है। नहीं, खाना दे रहे हो तो गर्ल्स खाना बॉयज खाना अलग अलग बनाओगे क्या? वो कुछ दूसरे के हिसाब से। कोई मोटू है तो मोटू लोगों के लिए इधर खाने के लिए रखा है, बहुत खाते हैं, ये पतले लोग इधर खाएंगे। कैटेगराइजेशन अलग अलग हो जाता है कि नहीं? यूज के हिसाब से फोर्स का अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लॉ जब मुझसे आएगा तो अब एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स भी देखेंगे। हायर थोड़ी में जाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में देखोगे। समझ में आया? Yes. खैर, हम बनाएंगे ये पॉइंट नंबर 3 में। Now we want to analyze about contact forces. Contact force ढेर सारे किस्म के होते हैं। पहला हुआ नॉर्मल रिएक्शन। क्या? नॉर्मल रिएक्शन। क्या है ये चीज? कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सर क्यों लिखवा रहे हैं, रटना नहीं है, समझना है। No one will ever ask you what you mean by normal reaction. No, कोई नहीं पूछने वाला। Normal reaction क्या है? When two bodies are in contact, they exert equal and
opposite forces on each other, on each other. In a direction normal to, normal मतलब perpendicular, normal to their smooth surfaces of contact. Normal to their smooth surfaces of contact. देखो, I remain very alert while giving you definitions because I am not using book definitions. ये पूरा स्टेटमेंट में ये स्मूथ वाला वर्ड मिस कर जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा. If the surface is smooth, जैसे कोई एक प्लेन है, परफेक्टली स्मूथ है, कोई ब्लॉक या तो है या फिर फिसल रहा है, तो जो फोर्स आएगा नॉर्मल टू दिस आएगा. अगर ये रफ है, जो फोर्स आएगा वो नॉर्मल नहीं होगा, टेढ़ा रहेगा. समझ में आ रहा है? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट. एनीवे, जो बोला जा रहा है यहाँ पे, इस केस में जो बोला जा रहा है उसको थोड़ा देखते हैं. When two bodies are in contact, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, तो जब भी दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे, they exert equal and opposite forces. ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे. ये मत सोचना कि कोई 10 न्यूटन दे रहा है, ये 5 न्यूटन दे रहा है. वो जितना देगा वो उतना ही देगा. न्यूटन थर्ड लॉ थोड़ा बहुत आपको हल्के से याद होगा. फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? हाँ, इक्वल दीजिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ओनली. बाद में थर्ड लॉ का और भी डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे. तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर, तो उनका डायरेक्शन भी है. एक का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है. कौन से? इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर होके. कब? अगर सरफेसेस आर स्मूथ. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक स्फीयर है, और कितना बड़ा स्फीयर है भैया, ओहो थोड़ा पतला कर देते हैं. इतने बड़े बड़े स्फीयर ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएंगे. हाँ ठीक, ये स्फीयर, ये जो स्फीयर है ये यहाँ रखा है. दिस स्फीयर इज नाउ ट्रैप्ड बिटवीन an inclined plane and a vertical wall. दोनों के बीच में फंस गया है ये. ठीक है? अब देखोगे एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इस प्लेन के साथ कांटेक्ट में है, और नॉट ओनली दैट, यहां पर भी तो कांटेक्ट में है, ये पॉइंट में. एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ है मतलब कोई फ्रिक्शन रफनेस नहीं है, तो ये वाल इसको एक फोर्स दे रहा होगा, ये इसको एक फोर्स दे रहा होगा. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा, किस किस्म का फोर्स दे रहा होगा. पुल कर रहा होगा कि पुश कर रहा होगा. सोचो, अगर मैं ये वाल को निकाल दूंगा तो ये बॉल गिर जाएगा. मतलब वाल इसको गिरने नहीं देता था, मतलब पुश करके रखा था कि पुल करके रखा था? पुश करके रखा था. बस इतना थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाना. तो ये वाल इसको पुश करके रखा था. कितने फोर्स में मालूम नहीं, कुछ फोर्स होगा, कुछ फोर्स लगा के पुश करके रखा था. ये वाल इसके ऊपर जितना फोर्स देता था, ये भी वाल के ऊपर उतना ही फोर्स देता था. और कैसे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट एंड अपोजिट टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट. सॉरी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. ये जितना फोर्स दे रहा है, ये उतना ही फोर्स दे रहा है. ये पॉइंट में ये इसको बॉल फ्लोर के ऊपर जितना फोर्स दे रहा होगा, फ्लोर भी बॉल के ऊपर उतने ही फोर्स दे रहा होगा. एंड दोनों की दोनों फोर्स कैसे होंगे? दे विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर. चलिए, नॉर्मल डायरेक्शंस. दूसरा है कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं. दूसरा हुआ टेंशन. टेंशन इन ए massless thread. Massless thread. ध्यान से देखो, जब मैं बात कर रहा हूं थ्रेड, कोई धागा के बारे में बात कर रहा हूं, उसका मास को इग्नोर कर सकते हैं. लेकिन कहीं लिखा है अगर रोप, रस्सी लिखा है, तो मास को आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो मैं अभी किसके लिए लिख रहा हूं? फॉर ए मासलेस थ्रेड. थ्रेड का मास नेग्लिजिबली स्मॉल है. ठीक है ना? ऐसा एक थ्रेड के लिए. टेंशन क्या है? पहले तो आप जानते हो कि टेंशन इज व्हाट? इट्स ए वर्क, इट्स ए एनर्जी, इट्स ए वेलोसिटी, इट्स ए फोर्स. और व्हाट? टेंशन इज ए फोर्स.
फोर्स इज ए वेक्टर, Yes. नहीं वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में। Yes. सोचो तो ये एक थ्रेड है, इसको दोनों तरफ से मैं पकड़ के खींच रहा हूं, क्या मिड पॉइंट में टेंशन है? अरे खींचेंगे तो टूटेगा कि नहीं? Yes. टूटने से पहले टेंशन होगा तभी तो टूटेगा। Yes. मिड पॉइंट में टेंशन है और टेंशन एक फोर्स है, फोर्स तो एक वेक्टर है, वेक्टर एक डायरेक्शन है। बताओ मिड पॉइंट में जो टेंशन है उसका डायरेक्शन किधर को है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? अरे यार फोर्स का डायरेक्शन बताओ। कभी हम लोग मायने से सोचे नहीं, इसलिए गड़बड़ करता है। चलिए पहले समझते हैं व्हाट इट मींस बाय टेंशन इन ए थ्रेड। टेंशन का मतलब ही क्या है, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑल फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, टेंशन इन ए थ्रेड क्या है, चलिए समझते हैं। पहला हुआ टेंशन इन ए थ्रेड is defined as, or tension in a thread at any point, is defined as the force with which one section of the thread pulls the other section at that point. One section of the thread pulls the other section at that point. This is what is the tension in a thread. गहराई से समझते हैं, बुक में आपका डेफिनेशन ही नहीं दिया है व्हाट इज टेंशन, एंड दैट ओनली क्रिएट्स टेंशन एवरीवेयर, है ना। समटाइम्स यू सी, चलो वीडियो पे नहीं बोलेंगे, बोल देंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ऐसा है, मैं जानता हूँ देयर आर सम फैकल्टीज दे आर टीचिंग सिंस लास्ट 15-20 इयर्स बट स्टिल दे आर इन टेंशन अबाउट टेंशन। उनको क्लैरिटी नहीं आता है, नहीं, क्योंकि चीजें बुक में नहीं लिखा है। हर कुछ आप बुक से नहीं कर सकते हो, यू हैव टू हैव एन एनालिटिकल एंड साइंटिफिक माइंड टू एनालाइज एवरीथिंग एंड अंडरस्टैंड। एनीवे, टेंशन इन ए थ्रेड क्या है? इट इज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन पुल्स द अदर सेक्शन एट दैट पॉइंट। और टेंशन कहाँ निकाला जाता है? एक पॉइंट में निकाला जाता है। नाउ कम बैक टू माय क्वेश्चन, पेन को दोनों तरफ से खींचा, मिड पॉइंट में टेंशन क्या है? चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक थ्रेड बांध दिया गया है ऐसे। नाउ दिस इज व्हाट इज ए थ्रेड। ये थ्रेड को बढ़िया से इधर से बांध दिया गया है और हमने खींच रहे हैं इसको कोई फोर्स लगा के 10 न्यूटन का। क्या थ्रेड में टेंशन है? हाँ है। क्या हर जगह है? हाँ हर जगह है, भगवान की तरह है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर जगह। यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे कितना कितना है जानने के लिए गो बैक टू द डेफिनेशन। यहाँ पे टेंशन कितना है? इट इज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। थिंक अबाउट द थ्रेड। अब ये थ्रेड को आप यहाँ पे ले आइए और पूछा था टेंशन यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको तोड़िए और देखिए ये वाला सेक्शन को ये कितने जोर से खींच रहा है, और आपको जितने भी जोर से खींच रहा है वही है टेंशन। अब ये इसको जितने जोर से खींच रहा होगा ये भी उसको उतने ही जोर से खींच रहा होगा, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो टेंशन क्या है? इट इज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। खींच रहा है दूसरे को, समझ में आ रहा है? ये वाला सेक्शन इसको खींच रहा है, कितने फोर्स में खींच रहा है? जितने भी फोर्स में खींच रहा है वही टेंशन है। अच्छा हाँ वो तो समझ में आ गया सर, लेकिन है कितना? अब सोचो, ये जो थ्रेड है एक तरफ से बंधा हुआ है और मैं इसको 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहा हूं, क्या ये थ्रेड मूव कर रहा है? मूव नहीं कर रहा है। ये थ्रेड मूव नहीं कर रहा है क्योंकि बंधा हुआ है। लेकिन सोचो तो ये थ्रेड नहीं मूव कर रहा है तो ये वाला हिस्सा भी तो मूव नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि इधर को मैं खींच रहा हूं 10 न्यूटन में और ये दूसरा वाला हिस्सा इसको खींच रहा है टी में, मूव नहीं कर रहा है। मतलब टेंशन कितना है? 10 न्यूटन, इसलिए तो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या पता चला यहाँ से? पता ये चला कि द टेंशन इन द थ्रेड इज 10 न्यूटन। सर आप सारी चीजों को डिफिकल्ट बना देते हो अननेसेसरी, ज्यादा एक्सप्लेन करके। नहीं भाई, ये जरूरत है आपको जानने के लिए, नहीं तो हल्का फुल्का मैकेनिक्स में खाली स्पेलिंग लिख के आओगे। समझ में? क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? ऐसा दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग कर लोगे। चलिए कोशिश करिए, मैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। I give you another question. Suppose now here is the thread. ये है वो थ्रेड जिसको फिर से हम लोग खींचने वाले हैं। और चलो मानते हैं कि ये थ्रेड का
हम ये वाला हिस्सा को इधर को खींच रहे हैं कुछ 10 न्यूटन फोर्स में और इसको खींच रहे हैं 10 न्यूटन फोर्स में। दोनों फोर्स 10-10 न्यूटन का है। पूछा है बताओ टेंशन एट द मिड पॉइंट कितना होगा टेंशन? सिंपल से दिख रहा है, इधर 10 है इधर 10 है, तो टेंशन कितना होगा? हाँ, कोई बोल रहा है 0, तुम क्या बोल रहे हो? क्या गले पे फंस रहा है क्या टेंशन? हाँ बोल, कितना होगा टेंशन आपको क्या लग रहा है? कोई बोल रहा है 10, कोई बोल रहा है 20, कोई बोल रहा है 0। 20 बोल रहे हैं। 20 कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाइए थोड़ा। यहाँ पर सिर्फ 3 लोग हाथ उठाए, 2.5 हाथ उठाए, क्योंकि तीसरा वाला डाउट में उठा लिया। चलो 3। 0 कितने लोग बोल रहे हैं? 1। इधर ढेर सारे 0 वाले हैं। 10 कितने लोग बोल रहे हैं? 10 10 10 10 भी कुछ लोग बोल रहे हैं। अरे यार अजीब सा आंसर है। चलिए देखते हैं। आप सोचते हैं विथ डेफिनेशन। विथ डेफिनेशन हमें पता करना है कि टेंशन क्या है। पहले बताओ क्या ये थ्रेड मूव कर रहा है? नहीं, इधर को ठीक खींच रहा है 10 में, इधर को खींच रहा है 10 में। लेट अस गो फॉर द डेफिनेशन देन। तो डेफिनेशन यूज करके करेंगे तो हम इसको नीचे ले आएंगे और मुझे मिड पॉइंट में टेंशन पूछा है तो पहले इसको यहां से काटेंगे और देखेंगे कि ये इसको ये कितने जोर से खींच रहा है। जितने भी जोर से खींच रहा है वही तो टेंशन है, और ये इसको जितने जोर से खींच रहा होगा ये भी उसको उतने ही जोर से खींच रहा होगा, ये भी है टेंशन। अच्छा, और इधर को फोर्स है 10 न्यूटन का, इधर को फोर्स है 10 न्यूटन का, और ये पूरा का पूरा थ्रेड मूव नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों? इक्वल और अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग, नेट फोर्स इज 0। ये थ्रेड मूव नहीं कर रहा है, मतलब थ्रेड का ये वाला हिस्सा मतलब ये वाला मूव कर रहा है क्या? ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो टेंशन कितना है? 10 न्यूटन ओनली। समझ में आया क्या? टेंशन इज 10 न्यूटन ओनली। जितने लोग 10 बोले थे उनके लिए तालियां। वेरी गुड। तो कुछ लोगों को फटाफट समझ में आ रहा है। मैं कब बोला कि ये फोर्स माइनस ये फोर्स कर दो? समझ में आया क्या? दूसरा एग्जांपल देते हैं। सपोज एक मासलेस थ्रेड है और किधर भी बंधा नहीं है। आपने एक तरफ से पकड़ के इसको खींचने लगे 5 न्यूटन फोर्स में। व्हाट इज द टेंशन? एक तरफ से पकड़ के खींच रहे हो 5 न्यूटन फोर्स में। सोचो तो कितने भी जोर से खींचोगे टूटेगा क्या ये? नहीं सर, क्योंकि मासलेस थ्रेड है। नहीं, कोई वजनदार रस्सी होता तो खींचते तो साइड टूट जाता। मासलेस थ्रेड है, खींचोगे तो नहीं टूटेगा, मतलब कोई टेंशन बन नहीं रहा। ए सिंगल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस ए टेंशन। आप कहोगे टेंशन इज 0। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये चलिए केस थोड़ा और बदल देते हैं। सपोज हम कहेंगे यही वो थ्रेड है जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब हमने क्या किया, उसी थ्रेड को मैं क्या करता हूँ, ले आता हूँ यहाँ पे, और इधर को मैं खींचा 15 न्यूटन फोर्स में, और इधर को मैं खींचा 10 न्यूटन फोर्स में। मासलेस थ्रेड की बात चल रहा है। क्या बता सकते हो व्हाट इज द टेंशन? फिर से माइनस कर दे, 1 माइनस 5 न्यूटन। 12.5 Newton. 12.5 Newton. Now, when it is massless, I'm talking in. Had it been a massive rope, अगर ये रस्सी होता तो आपकी आंसर सही होता, 12.5 होता। I'm talking about massless thread. ठीक है? और वो क्यों 12.5 होता? जब हम पढ़ेंगे मासिव रोप के बारे में भी पढ़ेंगे इसके बाद तो उसमें भी देख लेंगे हम। हाँ, तो सोचिए ये जो 15 न्यूटन का फोर्स है भैया, इस 15 न्यूटन का फोर्स को हम कुछ ऐसे भी तो समझ सकते हैं। कैसे? मैं इसको 2 टुकड़ा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो 15 न्यूटन का फोर्स है इसको कुछ ऐसे समझो। कैसे? एक 5 न्यूटन का और एक 10 न्यूटन का। बात तो एक ही हुआ। अब लेट अस मेक यूज ऑफ सुपरपोजिशन। अगर ये 10 न्यूटन नहीं होते, सिर्फ अकेला 5 न्यूटन फोर्स होता तो क्या टेंशन होता? 0। और ये 10 के लिए क्या टेंशन होता? 10। इन दोनों के लिए टेंशन बना 10, इस अकेला 5 के लिए टेंशन क्या बना? 0। तो टेंशन कितना हो गया? 10 न्यूटन ओनली। समझ में आ रहा है कि टेंशन इज 10 न्यूटन। ध्यान रहे, व्हेन ए massless thread is being stretched by 2 unequal magnitude forces in opposite directions, the tension is always equal to the smaller force. अगर ये 15 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो टेंशन हुआ 10। क्या ये चीज सबको समझ में आया? T इक्वल 0 लिखें?
तो इस देखो रे बच्चे, ये लड़का को t इक्वल टू 0 दिख रहा है, पास में बैठा है, फिर भी इसको t इक्वल टू 0 दिख रहा है। 0 दिख रहा है तुम लोगों को? टू भी अंधा है। चलो ये 10 न्यूटन का हुआ। अब देखो अगर ये 15 न्यूटन का हुआ और ये 10 के जगह 11 न्यूटन होगा, सोचो और बताओ टेंशन क्या होगा। ये 11 ये 15, टेंशन कितना होगा? 11। अगर ये 15 ये 12, टेंशन कितना होगा? 12। ये 15 ये 15, टेंशन कितना होगा? 15। ये 15 ये 16, टेंशन कितना होगा? दिस स्मॉलर फोर्स। समझ में आ रहा है? दिस स्मॉलर फोर्स। तो टेंशन के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख लिए कि इट इज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टेंशन? For a continuous thread, for a continuous thread passing over smooth supports, tension is same at every point. Tension is same at every point. For a continuous thread, see the adjectives I am using. Continuous thread passing over smooth supports. Continuous thread किसको कहते हैं? जो थ्रेड में कोई कट नहीं है या फिर कोई नट नहीं है। नट मतलब गांठ डाला नहीं है, नट, you understand? If there is a no cut or no nut, you call it a continuous thread. Yes. थ्रेड में गांठ पड़ गया तो टेंशन बदल सकता है, गांठ नहीं पड़ा है ना, और कोई कट भी नहीं है तो टेंशन हर जगह बराबर रहेगा। जैसे मैं बताऊं कि सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से कोई एक थ्रेड से कोई एक ब्लॉक को मैं झुला के रखा हूं जिसका मास है 2 kg। अगर किसी बॉडी का मास m है तो उसका वेट कितना है? mg। g को 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg मास का वेट कितना है? 20 न्यूटन। मैं लेकिन ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि बताओ दिस ब्लॉक इज हैंगिंग बाय ए थ्रेड, व्हाट इज द टेंशन हियर? सोचो ये जो थ्रेड में टेंशन क्या होगा? अब सोचो 2 kg का मतलब इधर से आप 20 न्यूटन से खींच रहे हो तो टेंशन कितना होगा? 20 न्यूटन। अच्छा इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट ये जो थ्रेड इसके साथ बंधा हुआ है कांटेक्ट में, तो थ्रेड इज गिविंग ए कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑन द ब्लॉक। कांटेक्ट फोर्स। अच्छा वो जो कांटेक्ट फोर्स है वो ब्लॉक को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। सोचो ये थ्रेड ब्लॉक को पुल कर रहा है, कितने जोर से? दैट इज व्हाट इज द फोर्स और टेंशन। और 2 kg के लिए अपना वेट है 20 न्यूटन। और ऐसा दो फोर्स के बलबूते पर हम देख रहे हैं कि ब्लॉक रेस्ट में, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब टेंशन कितना है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। तो अगर ये ब्लॉक में हमें पता चल गया कि टेंशन 20 न्यूटन है तो आप कहोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह टेंशन 20 न्यूटन मिलेगा। कब? फॉर ए मासलेस थ्रेड ओनली। थ्रेड लिख देने से मासलेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, रोप लिखने से लिखना पड़ता है। ठीक है, सपोज आई चेंज द केस। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक थ्रेड बंधा हुआ है, इट इज पासिंग ओवर सम पुलीज। ऐसा कोई पुलीज है, ये पुली है और यहाँ से कोई एक ब्लॉक ऐसे झूल रहा है। ये पुली को ऐसे बांध दिया गया, ये पुली को ऐसे बांध दिया गया कि ये मूव नहीं कर सकता है। स्मूथ पुलीज है, देयर इज नो फ्रिक्शन एट द पुलीज। ठीक है, दे आर कॉल्ड आइडियल पुलीज। बाद में आइडियल पुली क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्के से बता रहे। अच्छा ये जो ब्लॉक है मान लो कि उसका मास है 3 kg, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द टेंशन एट ए? टेंशन एट पॉइंट ए कितना होगा? 30 न्यूटन। हाँ, तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कह रहा है कि टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी हर जगह बराबर होगा, इट विल बी सेम 30 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या? फॉर ए कंटीन्यूअस थ्रेड पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट, टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। समझ में आया? दो चीज आपको समझ में आया, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन एंड व्हाट इज टेंशन इन ए थ्रेड। और भी फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे, बॉन्ड फोर्स पढ़ेंगे, ढेर सारे किस्म की फोर्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये दो फोर्स से काम चलाएंगे। अब
हमें कोई बॉडी के ऊपर अगर कुछ फोर्स आ रहा है, उस फोर्स इस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, जानने के लिए फोर्स के बारे में कितने चीज जानने की जरूरत था? 3। एक था मैग्नीट्यूड, दूसरा था डायरेक्शन, बोलिए दूसरा क्या था? डायरेक्शन, तीसरा क्या था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है ना। अब कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं है मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0। मैं अब यहाँ पे ऐसे खड़ा हूं, है ना, तो ढेर सारे फोर्सेस मेरे ऊपर आ रहे हैं, दोनों पांव पे आ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते फोर्स भी आ रहा है कि नहीं? ये सारा फोर्स कितने कितने हैं मालूम नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0। इसलिए तो मैं खड़ा हूं। नहीं, रिजल्टेंट फोर्स 0। सपोज हम कहेंगे कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक वॉल है और यहाँ पर कोई एक लेडर रखा गया है और मान लो कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो छोड़ देंगे तो फिसल जाएगा। सो नहीं फिसलेगा, इसलिए हम क्या किए हैं, एक थ्रेड लगा के इसको ऐसे बांध दिए हैं। अब फिसलेगा क्या? नहीं फिसलेगा। अब सोचो ये लेडर रेस्ट में है, मतलब एक्सीलरेशन क्या है? 0। इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, सारा फोर्स का रिजल्टेंट 0 है। आ रहे हैं बहुत सारे फोर्स। वो फोर्स किस रूप में आते हैं? या तो कांटेक्ट फोर्स या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कहाँ पे आएंगे? जहां पर ये कांटेक्ट में होगा, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक वेट है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आता है। तो क्या बता सकते हो इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्स आ रहे होंगे? एट ऑल कांटेक्ट पॉइंट्स एक एक फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, दैट इज द वेट। तो कितना फोर्स हुए इसके ऊपर? यहाँ पे एक फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ये थ्रेड भी एक फोर्स दे रहा होगा, कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स, कांटेक्ट, 3 कांटेक्ट फोर्स और एक वेट जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आता है। हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? 4 है कि नहीं? 4 फोर्स है। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में देख के आपको थोड़ा बहुत पता चल जाना चाहिए कि कितना फोर्स आ रहा है। इस बॉडी के ऊपर 4 फोर्स आ रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं आपको कोई दूसरा केस देता हूं। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? जस्ट वेट एंड टेल। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक सिलेंडर रखा है, ठीक है, और ये कोई एक दूसरा सिलेंडर भी है उसके बगल में थोड़ा छोड़ के ऐसे, और ये दोनों सिलेंडर को पकड़ के रखा है। एक ट्रे है, मान लो कि ट्रे ऐसा है, ट्रे के अंदर दोनों सिलेंडर रखे हुए हैं, ठीक है, और कोई तीसरा सिलेंडर जो इनके ऊपर रखा हुआ है, कौन सा है? वो यहाँ पे रखा हुआ है। क्या ऐसा 3 सिलेंडर रह सकते हैं? यस। इधर वाल नहीं होता तो भाग जाता, उधर नहीं होता तो भाग जाता, लेकिन वाल लगा है तो ये फंस गए हैं तीनों सिलेंडर। ओहो, कैसे इतना? तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों सिलेंडर अभी रेस्ट में है, दे आर ऑल इन इक्विलिब्रियम। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और बताओ कि अगर मैं ये तीनों सिलेंडर को ध्यान से देखता हूँ, नाम देता हूँ A, B and C, बता सकते हो क्या A के ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन A? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट में इसके साथ, तो एक तो होगा वेट, कितना हो गया? 3। क्या B के ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं? 4। इस कॉन्टैक्ट में एक, इस कॉन्टैक्ट में एक, इस कॉन्टैक्ट में एक और एक वेट, तो B के ऊपर 4 फोर्स आ रहे हैं। मतलब आपको गिनती समझ में आ गया। वेरी गुड। तो अभी हम जान गए कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर नेट फोर्स उसका 0 है। कोई बॉडी का इक्विलिब्रियम में है, क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर नेट फोर्स, इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स 0 है। लेकिन नेट फोर्स 0 है का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? कैन यू थिंक ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है? अरे कम से कम वेट तो आ रहा होगा। Yes, sir. कम से कम वेट तो आ रहा होगा। और अगर किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक फोर्स आ रहा है, क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है? वो तो उसको पुश करके ले जाएगा। नेट फोर्स 0 होने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए? 2 से ज्यादा होने से भी होगा, लेकिन कम से कम चाहिए 2 फोर्स। तो कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है। उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, बट सारा फोर्सेस ऐसे एडजस्टेड है कि सारे का रिजल्टेंट 0 है ना? 2 फोर्स है तो उनको ट्रायंगल लॉ से निकालो तो 0 बनेगा, ज्यादा फोर्स है तो उनको पॉलीगॉन लॉ से निकालो वो 0 बनेगा। वेक्टर एडिशन हम लोग सीख चुके हैं। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, ये हमें समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? नाउ वी आर कमिंग टू ऑब्जेक्टिव। क्या है?
फोर्स एनालिसिस, चैप्टर का नाम था फोर्सेस। अभी आ रहे हैं हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस और फोर्स एनालिसिस। इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं। कितने टो फोर्स आ रहा है और फोर्स के बारे में सारा कुछ जानना है। सारा कुछ मतलब कितना टो फोर्स आ रहा है, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, हर एक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, हर एक फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये जानने वाली प्रोसेस को इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। समझ में आया क्या? कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर कितने टो फोर्स आ रहा है, कहाँ कहाँ पर आ रहा है, किस किस डायरेक्शन में आ रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का आ रहा है, ये सारा जानने वाली जो चैप्टर है उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो इक्विलिब्रियम एनालिसिस में पहला हम सीखेंगे, पहला स्टेप हमें करना क्या है, हर कितना टू फोर्स आ रहा है, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो शुरू करते हैं कैसे, पहले स्टार्ट करते हैं विथ फ्री बॉडी डायग्राम। थ्री बॉडी डायग्राम, थ्री बॉडी डायग्राम को आगे चल के हम लोग हर जगह FBD लिखेंगे। क्या है, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, नो वन विल आस्क यू डेफिनेशन, शॉर्ट नोट्स ऑन ऑल दीज थिंग्स। थ्री बॉडी डायग्राम क्या है ये? इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम, आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम in which all external forces acting on the body are shown with appropriate direction and point of application। तो जबरदस्ती में एक नया टर्म यहाँ पे डाल दिया एक्सटर्नल, जिसके बारे में बाद में डिस्कशन करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, whenever a force is in action, there must be two things happening simultaneously। एक तो हुआ देयर मस्ट बी एजेंट जो फोर्स लगा रहा होगा, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। मारपीट हो रहा है तो कोई मारने वाला होगा, कोई पीटने वाला भी तो होगा, है कि नहीं? कैसे मारपीट हो रहा है, पता चला एक आदमी है मारपीट हो रहा है, होगा क्या? कोई नहीं है मारपीट हो रहा है, होगा क्या? मारपीट हो रहा है मतलब दो लोग तो कम से कम होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो लोग तो होंगे। तो जब भी कोई फोर्स एक्शन में आ रहा है, देयर मस्ट बी एन एजेंट टू अप्लाई द फोर्स एंड देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड। समझ में? अब मान लो कि ये कोई एक बॉल है, अब हम कहेंगे कि इस बॉल के ऊपर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा था और ये खड़ा होकर इस बॉल को पुश कर रहा है। तो अब एजेंट कौन है? आदमी। ऑब्जेक्ट कौन है? बॉल। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अपना एक बाउंड्री, अगर एजेंट बाउंड्री के अंदर है और वो कुछ फोर्स दे रहा है तो उसको हम कहेंगे इंटरनल फोर्स। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बाउंड्री से बाहर कोई है और फोर्स दे रहा है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। इनके बारे में बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा खाली बता रहे हैं। आप कार के अंदर बैठ के सीट को, सामने वाली सीट को पुश कर रहे हो, यू आर एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन द कार, क्योंकि सीट भी तो कार का एक कंपोनेंट है। यू आर गिविंग इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स? इंटरनल फोर्स। जब बाहर खड़े होकर रोड पे खड़े होकर धक्का दे रहे हो, यू आर गिविंग एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स बहुत सारे काम करता है, न्यूटन्स लॉ में देखोगे, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड बोल के बोलता है। इंटरनल फोर्स की तो कहीं कहानी ही नहीं है, क्यों नहीं है देखेंगे, व्हाई इंटरनल फोर्स इज नॉट कमिंग इनटू प्ले, दैट आल्सो विल सी। ठीक है, that comes into play when you are talking about potential energy, elastic potential energy। external force elastic potential energy के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देखेंगे। फिलहाल हम कितना समझा दिया आपको कि जो एजेंट फोर्स लगा रहा है वो ऑब्जेक्ट से बाहर है। रवि तुम किधर देख रहे हो? रवि इज नॉट अटेंडिंग। रश्मि सॉरी, आर यू वाचिंग एट द बोर्ड? Yes, sir. नो। तो व्हेन दिस बॉल से बाहर ये आदमी है, ये बॉल का बाउंड्री के बाहर है, तो इट इज गिविंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी बॉल। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, दिखाते हैं कितने ठो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। समझ में आ रहा है?
और यहाँ पे एक छोटी चीज मैं बताना चाहूंगा, इफ टू बॉडीज इन contact are considered are in equilibrium, are in two body in contact are considered as a single body in three body diagram, then the force between them behaves as internal force. Force between them behaves as इंटरनल फोर्स। हाँ तो चलो थोड़ा समझते हैं थ्री बॉडी डायग्राम क्या है। और यहाँ पर और भी एक टर्म लगा है आइसोलेटेड, इसको भी काफी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। आइसोलेटेड मतलब कंटैक्ट छुड़वाना, है ना। बहुत आजकल यूट्यूब देखते हो, मोबाइल को आपसे आइसोलेट किया जाता है, मतलब आपसे कंटैक्ट छुड़ा दिए, आइसोलेटेड। ध्यान से देखो स्टेटमेंट को, इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम वेयर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। Isolated body diagram where all external forces acting on the body are shown with appropriate direction and point of application. Come back to an example. Suppose हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बॉल है, जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे उसी को लेते हैं बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। सपोज इस बॉल के साथ कोई एक ये वॉल है और इसके साथ ये कांटेक्ट में है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन है जिसके साथ ये बॉल कांटेक्ट में है और फंसा हुआ है। अब ये भी दिया गया है कि ये फ्लोर है और ये जो इंक्लाइन प्लेन है सपोज दिया गया है, एंगल है इसका सपोज 30 डिग्री। ये बॉल का मास मान लेते हैं कि 4 kg है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉल। ड्रॉ थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉल। ध्यान से देखो, तो इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। पहले बॉडी को आइसोलेट करो, कौन, किसको, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम करना है, मतलब जहां जहां कांटेक्ट में सारा कांटेक्ट छुड़ाओ उसका। चलिए बॉल को निकाल दिया, आइसोलेट किए, बॉल इज नाउ रिमूव्ड। यस, फ्री बॉडी डायग्राम करना है, आइसोलेट कर दिए। हम चाहते हैं आइसोलेट करने के बाद भी ये इक्विलिब्रियम में रहे। कोई पूछेगा क्या ये बॉल इक्विलिब्रियम में, आप कहोगे हाँ इक्विलिब्रियम में। क्यों इक्विलिब्रियम में? क्योंकि यहाँ पर वॉल है और यहाँ पर फ्लोर है, फंस गया है, इसलिए इक्विलिब्रियम में। आप सही हो, लेकिन क्या ये उनके चलते इक्विलिब्रियम में नहीं, ये सब उसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहे हैं, सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। अगर हम ये वॉल इसके ऊपर क्या फोर्स दे रहा है, कितना फोर्स दे रहा है, किस डायरेक्शन में दे रहा है, कहां पर दे रहा है पता कर लेते हैं, उतनी फोर्स वहीं पे उसी डायरेक्शन में दे देंगे, वॉल नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। बात वही है, वो सारा फोर्सेस को दिखाना है। बताओ ये वॉल इसको पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है। आइसोलेट करो, आप वॉल को निकालो, ये गिर जाएगा, मतलब वॉल पुश कर रहा है। अगर वॉल पुश कर रहा है तो कैसे पुश कर रहा होगा, ऐसे, किस डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द सरफेस। एंड यू नो द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर विल पास थ्रू द सेंटर। खैर अभी वो जानने की जरूरत नहीं। तो वॉल इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है, कॉल दिस फोर्स F1, पुशिंग फोर्स है। क्या दिखाया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, point of application of force. Again I go back to the definition to say, what do we say? We try to show the external forces acting on the body with appropriate direction and point of application. फोर्स के पास 3 चीज होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम करने क्या जा रहे हैं, तीनों चीज पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थ्री बॉडी डायग्राम में हमें 2 चीज मिल रहा है, क्या, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, समझ में आया क्या। तो मैग्नीट्यूड निकालने वाली बात बाकी है, अभी डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर बात चल रहा है। अब ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक फोर्स दे रहा होगा, पुशिंग फोर्स दे रहा होगा कि पुलिंग फोर्स दे रहा होगा बॉल को। We have to show all external forces acting on the body. Again go back to the definition. All external forces acting on the body. नहीं, all external forces acting
ऑन दी बॉडी ध्यान रखना, बॉडी के ऊपर आ रहा है कितना, बॉडी किसके ऊपर क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो जो फोर्सेस आ रहे हैं वो सारे का रिजल्टेंट जीरो है, इसीलिए तो ये इक्विलिब्रियम में है। ये किसके ऊपर क्या दे रहा है उससे हमको क्या मतलब है, नहीं। तो ये इंक्लाइंड प्लेन इस बॉल को पुश कर रहा है, कैसे पुश कर रहा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस मतलब ऐसा। तो देयर आर टू कांटेक्ट फोर्सेस, वी आर क्लियरली एबल टू सी, दूसरा फोर्स का नाम F2 है। क्या और कोई कांटेक्ट फोर्स है, नहीं। क्या दोनों कांटेक्ट फोर्स के अलावा और कोई फोर्स है, हाँ है। कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स है, वो तो ग्रेविटी है। कहां पे आ रहा होगा, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हरदम ध्यान से दिखाना, अगर मास 4 kg है तो वेट कितना हो जाएगा, 4g। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीटेड है, हाँ सर कंप्लीटेड है, नहीं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ रह गया। क्या गड़बड़ है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिखा चुके हैं कॉन्टैक्ट नॉन विथ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीनों फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी दिखा दिए हैं। डायरेक्शन वेट का डाउनवर्ड होता है, क्या दिखाना है, इसका इधर को होगा, ये भी नहीं दिखाना, लेकिन ये टेढ़ा दिख रहा है, ये कितना टेढ़ा है दिखाना जरूरी है, नहीं तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा। यू मस्ट एक्सप्लेन ये कितना टेढ़ा है। अब जानते हैं कि ये जो फोर्स की बात चल रहा है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे नॉर्मल है ना, अगर नॉर्मल है तो क्या बता नहीं सकते ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, अरे ये 30 है, नॉर्मल है 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब कंप्लीट हुआ फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इस बॉडी, इस फिगर को आप ऐसे ट्रांसलेट कर पाओगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालने वाली बात बाकी था, वो फटाफट निकल जाएगा। देयर आर सेवरल मेथड्स टू नो। क्या कोई भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करने की काबिलियत रखते हैं अभी? यस सर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर वो F2 का कंपोनेंट भी तो लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसे गंदे काम नहीं करेंगे। जब फोर्स पूरा मुझे मालूम है, कंपोनेंट क्यों लिखेंगे, है ना। समय आएगा बिना कंपोनेंट के भी काम निकल जाएगा। स्कूल में पढ़ाते होंगे Fx Fy ऐसे करके, मुझे हम भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं। खैर, अब कोई भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात लेते हैं, दूसरी बात लेते हैं। कोशिश करना, थोड़ा डिफिकल्ट वाला केस है। यहाँ हुआ यूं है कि ये दो स्पीयर है, ये छोटा सा सिलेंडर है, मान लो एक सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब कैसा है, ऐसा है सिलेंडर, आपको सामने से दिख रहा है, और ये सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर यहाँ पे है, सिमिलर सिलेंडर से, दे आर ऑल सिमिलर सिलेंडर्स, और इनको फंसा दिया गया है किसी दो वाल के बीच में, फंस गए बेचारे यहाँ पे। अब ये दो वाल के बीच में फंसे हुए, दे कैन नॉट सेपरेट, वो दोनों से फंसे हुए। अब ये हो गया हमारा वाल जिसके बीच में दो सिलेंडर फंसे हुए हैं। कोई तीसरा सिलेंडर भी है जो कि इनके जैसा सिमिलर सिलेंडर है, तीनों सिमिलर है। देयर आर 3 सिमिलर सिलेंडर्स, हर एक का मास m है, इस सिलेंडर का नाम A है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अपर सिलेंडर, अपर वन, मतलब A का फ्री बॉडी डायग्राम करना है, A का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। क्या पता करना है हमें, we have to see how many forces are acting, at which point they are acting, what is their direction, magnitude नहीं, बाकी सारा नहीं। क्या आप बता सकते हो how many forces are acting on A? 3. How many contact forces? 2. How many non-contact forces? 1. What is the non-contact force? Obviously it is weight. ये सबको मालूम है mg। अच्छा, और जो contact force है वो 2 है। contact force दिखाने की कोशिश करता हूँ, contact force दिखाने की कोशिश करता हूँ। These are all similar cylinders, ध्यान रहे। contact force यहाँ पे आ रहा होगा, ये है contact force, यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा, और यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा। The forces are always normal to the surface। क्या बता सकते हो, अगर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सिमेट्री से पता चल रहा है। जिनको मालूम नहीं होगा F1 F2 करेंगे, तीनों निकालेंगे, बाद में देखेंगे बराबर आ रहा है। लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए, सब कुछ थोड़ी बताया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड भी F ही होगा, नहीं। अब बात रह गया डायरेक्शन का। दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ठीक ठाक दिखा चुके हैं, और ऐसा होगा ये पता चल रहा है। तो ये क्या एंगल कर रहे होंगे, ये दिमाग पर लगाना है, ये क्या एंगल कर रहा है। 60 डिग्री। कैसे पता चला तेरे को भाई?
सर तीनों सिमेट्रिकल है। यस, तीनों सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। देखो तो ये जो नॉर्मल है, इज इट नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर? यस सर। यहां से ये अगर नॉर्मल डालेगा दैट विल पास थ्रू द सेंटर, ये भी नॉर्मल डालेगा तो दैट विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर। एंड इफ यू जॉइन दिस लाइन, डोंट यू सी दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? क्योंकि तीनों सिमिलर है, तो हर एक साइड क्या हो जाएगा 2r। अगर r है रेडियस, हर एक साइड का लेंथ हो जाएगा 2r। यस सर। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस, हर एक साइड का 2r हो गया। तो आपको पता करना है कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन था यहाँ पे, वो जो नॉर्मल रिएक्शन था वो तो ऐसे था, है कि नहीं? Yes, मतलब वो होराइजोंटल के साथ क्या एंगल कर रहा था? 60 डिग्री। यस, ये हो गया आपका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। यस सर। यहाँ तक कर पाओगे, फिर मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है? यस। I'll give you one more case. Supposing हम कहेंगे here is an inclined plane, बढ़िया सा बनाते हैं inclined plane। Here is an inclined plane। अब इस inclined plane पे हुआ यूं है कि कोई एक ब्लॉक को रखा गया है। Here is a block kept on this inclined plane। ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है? This block is on this inclined plane। और रखने से तो फिसल जाएगा, इसलिए इसको बांध लिया गया है ऐसे, बाय मीन्स ऑफ ए थ्रेड। द ब्लॉक इज टाइड बाय ए थ्रेड। नाउ द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इसका मास m है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। हमें चाहिए द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। हमें चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। तो 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? कितने तो फोर्स आ रहे होंगे ब्लॉक के ऊपर? हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? 3। एक हुआ टेंशन इन द थ्रेड, दूसरा हुआ कांटेक्ट फोर्स, तीसरा हुआ वेट। हाँ, तो करना क्या है? पहले आप डॉटेड लाइन करके प्लेन को दिखाओ, और ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक ऐसा रखा है, नहीं? यस। वेट तो हो गया, ऐसे हमें मालूम है, वेट तो mg है। एक रहेगा कांटेक्ट फोर्स। ये जो प्लेन है वो ब्लॉक को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? पुल कर रहा है। ये प्लेन इस ब्लॉक को पुल कर रहा है। पागल है क्या? अभी ब्लॉक को निकाल देंगे तो ये गिर जाएगा कि भाग जाएगा? अगर इसको तोड़ देंगे, अभी ये वाला सरफेस को तोड़ देंगे तो गिर जाएगा ना। ये गिरने नहीं दे रहा है, मतलब पुश करके रखा है कि पुल करके रखा है? पुश करके रखा। अभी बेंच तेरे को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? सोचो, आप बेंच पे बैठे हो, बेंच आपको पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? अबे बेंच अगर टूट जाएगा तो आप गिर जाओगे, उछल जाओगे? गिर जाओगे। मतलब आप गिरना चाहते हो, ग्रेविटी के चलते बेंच रोके रखा है तो पुश कर रहा है ना। इतना तो समझ में आना चाहिए। यही लोग बड़े कंफ्यूज करते हैं। रेस्टोरेंट में जाता है, लिखा रहता है पुश पुल, टेबल पे, बोर्ड पे नहीं, डोर पे, पता नहीं रहता क्या करना होता है, नहीं? फिर वो आके बोलता है सर इधर को पुल करिए, नहीं, पुल की जगह पुश करते हैं। चलो ठीक है, ये जो फोर्स है अभी इसको पुश करेगा, पुश करेगा तो कैसा पुश करेगा भैया? ऐसा करेगा। कैसे? नॉर्मल टू द सरफेस। और ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड इसको पुल कर रहा है, पुश कर रहा है? थ्रेड पुल कर रहा है, पुश कर रहा है। अबे थ्रेड को आइसोलेट करके देखो ना, इतना क्यों सोच रहे हो? काटो इसको, काट देने से फिसल जाएगा। नहीं फिसलेगा, मतलब ये खींच के रखा है, सिंपल सा तो है। यू आइसोलेट एंड सी द फोर्स। The force is a pulling force, or with whatever force the thread is pulling, that is what is called tension. इसको कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन N, और रिएक्शन फोर्स कभी कभार इसको हम R भी लिख देते हैं, रिएक्शन फोर्स। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है? नहीं। टेढ़े वाले फोर्सेस का डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। तो टेढ़ा वाला फोर्स यहाँ पे कौन है? टेढ़ा वाला फोर्स है ये, और ये क्या बता सकते हो? T कितना एंगल कर रहा है यहाँ पे? T कितना एंगल कर रहा है हर एंगल के साथ? ये दिया है, सिंपल सा है, 30 डिग्री। और R कितना एंगल कर रहा है? R तो ऐसा है कि नहीं? ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। कहानी खत्म। हो गया ना? ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो आज हम लोग ढेर सारी चीजें देखें। पहले देखे क्या?
व्हाट इज टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, Yes, sir. नहीं थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिखा लेते हैं, फिर वापस बढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम पहले देखें, सबसे पहले क्या, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नहीं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अच्छा, फिर हम देखें कि जो फोर्स है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसी फोर्स के बारे में, किसी फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी के ऊपर जानना है तो हमें क्या क्या जानना होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये तीन चीज देखने की जरूरत होता है। अच्छा, फोर्स दो किस्म के होते हैं हमारे जरूरत के हिसाब से, नॉन कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, फिर हम देखें कि नॉर्मल रिएक्शन किसको कहते हैं, जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, दे विल एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू देयर स्मूथ सरफेस ऑफ कांटेक्ट। अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है तो फोर्स टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा हुआ टेंशन इन ए थ्रेड, क्या है, इट इज द फोर्स विथ व्हिच टेंशन इन ए थ्रेड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन एट दैट पॉइंट। थ्रेड सिर्फ पुल करता है, आप किसी को थ्रेड लगा के पुश कर सकते हो क्या, नहीं, थ्रेड ऑलवेज पुल्स, रिमेंबर, थ्रेड सिर्फ पुल ही करता है, लेकिन खुद से नहीं, कोई दूसरा खींचेगा तो थ्रू द थ्रेड यू कैन पुल। अच्छा, फिर हम लोग देखें कि when two unequal magnitude forces are stretching a thread in opposite direction, if it is a massless thread, the tension is always equal to the smaller magnitude force। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि for a continuous thread tension at every point is same, समझ में आ रहा है, पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स, अगर ये जो सपोर्टिंग पॉइंट से पास करके गया है वो रफ है, फ्रिक्शन है तो नहीं होगा, तो टेंशन विल बी सेम। फिर हम लोग देखें कि कोई बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे करते हैं। इन द फ्री बॉडी डायग्राम वी शो ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विथ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। एक बार आपको फ्री बॉडी डायग्राम आ गया, फिर बाकी रह गया क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इक्विलिब्रियम एनालिसिस चैप्टर का मतलब ही वही है, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा है, नहीं, उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे होंगे, लेकिन सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। तो इस चैप्टर में हम करना क्या चाहते हैं कि कितने दो फोर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हर एक फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है। थ्रू दिस फ्री बॉडी डायग्राम तीन प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कितने तो फोर्स आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, कौन से पॉइंट में आ रहे हैं, बाकी रह गया मैग्नीट्यूड। उसको देखेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।